Hello G. So today we are discussing the MCQ solution of September 24 IPCC इनकम टैक्स एग्जाम। तो जो भी सितंबर 24 में इनकम टैक्स का एग्जाम हुआ आईपीसीसी का, उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आईसीआई ने एमसीक्यू रिलीज किए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन रिलीज किए हैं। तो आज हमें देखते हैं आईसीआई किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं। तो आज उनके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एज यू नो 15 मार्क्स का एमसीक्यू होता है इनकम टैक्स में, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली 15 मार्क्स पेपर जो एमसीक्यू का है। ये कंपलसरी होते हैं, कोई चॉइस नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों केस सिनेरियो बेस। केस सिनेरियो का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे और उसके ऊपर से 2 या 3 क्वेश्चन उस फैक्ट्स के बेस पे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, आप देखेंगे तो कितने छोटे से फैक्ट्स दिए हैं आईसीआई ने, और इसके ऊपर आईसीआई ने 1 2 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें फैक्ट्स में क्या चीज ढूंढनी है, आईसीआई हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 24-25। ठीक है जी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर फैक्ट्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगेन हाउस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है उसके बारे में बात कर रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट द टोटल इनकम। ठीक है जी, अब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। समथिंग रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये हमें पता लग गया। तो फैक्ट्स कह रहा है Miss Prerna is having a residential house property in Nagpur, of which one third is self-occupied and 2/3 is let out. तो 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2/3 लेट आउट है फॉर कमर्शियल पर्पस। हमें फर्क नहीं पड़ता जिस मर्जी पर्पस के लेट आउट हो। एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹12,000। ठीक है जी, बाहर जाकर मंथली रेंट है। फेयर रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली। तो सिर्फ लेट आउट जो 2/3 का पोर्शन है उसी का फेयर रेंट दे रखा है, वॉज 30,000 पर मंथ। Municipal value for the property was rupees 2,40,000 and standard rent under the Rent Control Act was rupees 3 lakh for the entire property। तो उसने कह दिया कि जो फेयर रेंट है 30,000 रुपए पर मंथ, ये तो ओनली फॉर लेटर पोर्शन है, बट म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी है। साफ साफ लिख दिया, एक नहीं 2 बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी, एंटायर प्रॉपर्टी 2,40,000, और एंड में उसने क्लैरिफाई भी कर दिया फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। Municipal taxes are 10% of municipal valuation and are paid by her on 30th July 2023। ठीक है जी, पे भी हो गया municipal taxes। She took a loan of 45 lakh for the construction of this house from a scheduled bank on 1/4/2021। She repaid the entire loan along with interest on 30th June 2023। तो इस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए उसने 2021 अप्रैल 2021 में लोन लिया था, इसको रीपे किया ड्यूरिंग द करंट ईयर जून 2023 में। The interest rate for this loan was 10% per annum. The construction was completed on 30th June 2022। और जो प्रॉपर्टी है, जो लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 में लिया था, बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 जून 2022 को। अभी सब समझते हैं। She earns other income of 2 lakh during the previous year 23-24। इसकी हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और इनकम है 2 लाख रुपए की, देख लेंगे। She wishes to opt for default tax regime। अच्छा, तो वो कह रहा है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहती है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नेट आउट प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो नहीं मिलती है, लेट आउट प्रॉपर्टी पर कोई लॉस नहीं आता है। तो इस केस में जो प्रेरणा के पास 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये जो लोन है ये फुल एंटायर प्रॉपर्टी लिया हुआ 45 लाख का। तो इसमें से जो इंटरेस्ट का जो भी कंपोनेंट निकालेंगे हम, उसका 1/3 जो है वो एट्रीब्यूट करेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड को, 2/3 एट्रीब्यूट करेगा लेट आउट को, ऑफकोर्स। तो जो 1/3 की पार्ट का जो इंटरेस्ट रिडक्शन है, जिसके चक्कर में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, उसको हम इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं होती, ओल्ड में होती तो मिल जाती, बट डिफॉल्ट में है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं मिलेगी, आपके लिए आसान होगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में फैक्ट्स में क्या, बड़ा सिंपल सी बात है। एक घर है, 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2/3 लेट आउट है। उसका एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट वगैरह सब दे रखा है, और बता रखा है उसने इसके लिए कुछ लोन लिया था। और तीसरी बात बता रखी है कि उसका 2 लाख रुपए का कोई अदर इनकम भी है। बस छोटे से फैक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। द एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, हमें से पूछा है एनएवी, ठीक है, फॉर द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी। बट पहली बात तो ये समझो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की कोई एनएवी नहीं निकलेगी बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो उसमें कोई लॉस नहीं आएगा। अब लेट आउट वैसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनएवी नील ही होती है, उसमें लॉस ही आता है। अब लेट आउट पार्ट की बात करते हैं, अपना एनएवी क्या। तो एनएवी का एक्चुअली आप देखो तो दिस एनएवी, द वर्ड एनएवी इज नॉट देयर इन द एक्ट।
ये हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने, फॉर द कन्वीनियंस। एक्ट तो सिंपल सा बोलता है, आपका जो एनुअल वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, आप अपना एनुअल वैल्यू निकाल लो, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दो, तो आपकी एनुअल वैल्यू होती है वो। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो जीएवी है माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू एनएवी, है ना जी। तो 2/3 कमर्शियल पर्पज के लिए लेट आउट किया हुआ है, मंथली रेंट है 12,000, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000 इंटू 12, 1,44,000 तो इसका एक्चुअल रेंट हो गया, है ना। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, ये तो हो गया एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बच्चों, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, राइट। फेयर रेंट कितना है, 30,000 फॉर द लेटर प्रॉपर्टी, तो फेयर रेंट है 3,60,000, 30,000 पर मंथ है ना, 12 महीने का निकाल लिया। म्युनिसिपल वैल्यू फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी है 2,40,000, तो 2,40,000 का 2/3 कर दो, ये आ गया 1,60,000, तो विच एवर इज हायर हो गया 3,60,000 बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 3,00,000, इसका 2/3 करो, ये हो गया 2,00,000, तो स्टैंडर्ड रेंट आ गया आपका 2,00,000, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया बच्चों 2,00,000 और एक्चुअल रेंट है 1,44,000। अब जो भी ज्यादा है वो आपका जीएवी हो जाएगा, तो जीएवी इज 2,00,000। अब जीएवी में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दोगे तो आपका एनएवी आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं कितना किए हैं, 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी थी आपकी, 2,00,000 चाहिए जा रहा है, बट वो था फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी है ना। मेरी लेटर पार्ट के लिए है 1,60,000, तो मैं इसी के एट्रीब्यूटेबल म्युनिसिपल टैक्सेस लूंगा। 1,60,000 का 10% हो गया 16,000। अगर मैं इसको लेस कर दूं तो मेरा आ गया 1,84,000 इज द एनएवी। आंसर इज 1,84,000। क्लियर, सिंपल सा था, हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इन्होंने 2 लाख भी आंसर दे रखा है, पर वो गलत है क्योंकि उसमें से इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं किया, ये जीएवी है। सेकंड क्वेश्चन है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है फॉर पीवा 2024, तो इसमें सरोक्यूपाइड का इंटरेस्ट लेस होगा नहीं बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स की। लेट आउट पार्ट के इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो लोन लिया था बच्चों 1/4/2021 में, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 30 जून 2022 में, और लोन रीपे कर दिया 30 जून 2023 में। तो मैं अगर आपको देखूं तो आप देखो ये 1 अप्रैल 21 है, यहाँ पे मेरा 30 जून 22 है जो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और ये 30 जून 23 है जहां मैं लोन रीपे किया। तो बच्चों ये 31 मार्च 22 तक का ये जो पीरियड है 21-22 का, ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। इस टाइम का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको मुझे अगले 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1/5 कर करके। तो लोन कितना लिया था 45 लाख रुपए का, इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 4.5 लाख का एक साल का। तो इसका 4.5 लाख का जो इंटरेस्ट है ये मुझे हर साल 90-90 हजार मिलता रहेगा, 5 साल होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जी। और इस साल का इंटरेस्ट कितना है मेरा, 1/4/23 से लेके 30 जून 23 तक का 3 महीने का इंटरेस्ट। 45 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, इट कम्स टू 1,12,500 प्लस 90,000 प्री कंस्ट्रक्शन, तो ये कितना आ गया 2,02,500। अब ये जो इंटरेस्ट है बच्चों ये है फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, और मुझे कितने के लिए निकालना है, मुझे निकालना है 2/3 लेट आउट पार्ट के लिए, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा नहीं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इट केम्स टू 1,35,000 बी आंसर। तो देखो ए का भी आंसर दिया हुआ है 2,02,500, बट वो गलत है, वो एंटायर प्रॉपर्टी के लिए है ना। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट हर टोटल इनकम। टोटल इनकम में कुछ नहीं है बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो अभी निकाली दी है हमने मोटा मोटा, और एक इसकी ये 2 लाख रुपए का अदर इनकम। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालूं तो मेरा एनएवी है 1,84,000, इसमें से 30% लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, which comes to 55,200, लेस होने के बाद 1,28,800, इसमें से मैं 1,35,000 का इंटरेस्ट लेस करूंगा
तो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों लॉस आ गया 6200 का, राइट। बट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में लेट आउट का लॉस किसी और इनकम के, किसी और हेड्स के लॉस से सेट ऑफ नहीं होता। तो ये जो लॉस है 62,000 का, ये मैं इस 2 लाख की इनकम में सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? 2 लाख ही होगी, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी को इनकम आई नहीं। लेट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें अपना लॉस मिलता नहीं है, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलती नहीं है, इससे उनकी इनकम जीरो हो गई। जो लेट आउट है उसमें भी लॉस आ रहा है, वो मैं पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। देखो इन्होंने लेस करके भी दिया हुआ है इनकम ए में 1,93,800, जो 6200 लेस करके है, वो गलत आंसर है ना। बच्चे ने भी जो जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने डी आंसर मार्क किया, वो रॉन्ग है। बच्चे 2-2 मार्क्स से कितने सिंपल, 6 मार्क्स से आपके पूरे क्वेश्चन सही हो गए ना, सिंपल सिंपल से। आईसीए में क्या होता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंप्यूटेशन, कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, वो 2 मार्क्स से होते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा नॉर्मली 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन अनदर केस स्टडी है ना। इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। इसमें 3 क्वेश्चन है, अगेन 4, 5, 6। पहले क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछ ली है, बेटा टोटल इनकम मिस्टर देसाई। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय game.com इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग। ठीक है जी, तो कोई ऑनलाइन गेम विनिंग के ऊपर क्वेश्चन है और टोटल इनकम है। पहले फैक्ट्स पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। मिस्टर देसाई है, एज 52 ईयर्स की है, इज एन इंडियन रेजिडेंट। ठीक है जी। ही गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू यू रेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम दुबई, ₹13,10,000 रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट इन दुबई। तो जो बिजनेस है ये दुबई में चल रहा है, ये कंट्रोल भी दुबई से ही हो रहा है, और इनकम भी दुबई में ही रिसीव हुई है। ठीक है, तो एक्रू राइज भी इंडिया के बाहर हुआ है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ है, बट ही इज अ रेजिडेंट। रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी। तो 13,10,000 का जो भी प्रॉफिट है वो इंडिया में टैक्स होगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, इन दिल्ली सॉरी, 4,50,000। तो एक इनका दिल्ली में बिजनेस है, उसमें इनको लॉस है 4.5 लाख रुपए का, ऊपर प्रॉफिट है 13,10,000 रुपए का, तो ये इंटर सेट ऑफ हो जाएगा। और पीजीपीपी में इनकी इनकम आ जाएगी लेस 4.5 लाख, विच कम्स टू 8,60,000 की। ठीक है जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 23-24 ही ऑल्सो प्लेड सम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स की बच्चों अमेंडमेंट थी इस साल, तो वो आपसे पूछ ली गई है, अच्छी बात है, बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट थी। ऑन अ पर्टिकुलर इंडियन वेबसाइट game.com, game.com इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेंस शर्ट। ड्यूरिंग द ईयर, तो वेबसाइट है game.com, वो ऑनलाइन गेम भी खिलाती है और वो मेंस शर्ट भी मैन्युफैक्चर करती है और बेचती होगी। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर देसाई वॉन 6 सच शर्ट। तो जो एसएससी है मिस्टर देसाई, उन्होंने इस साल कोई गेम खेला game.com पे और वो 6 शर्ट्स जीत गए। ठीक है जी। कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर सच शर्ट्स बाय game.com इज ₹3,000 per piece and it sells this shirt at ₹10,000 per piece excluding GST। ठीक है, तो जो game.com में इसको शर्ट बनानी कॉस्ट पड़ती है 3,000 रुपए की, और उसको बेचती है वो 10,000 रुपए पे पर शर्ट, और जीएसटी 18% एक्स्ट्रा। However, to play such game, Mr. Desai had to deposit ₹50,000 with the website as a refundable deposit। अच्छा, ये ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उनको 50,000 रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन गेम में हमें पता है नेट विनिंग पर टैक्स लगता है। नेट विनिंग कैसे निकालते हैं, जो आपने जीता माइनस जो आपको कॉस्ट इनकर हुई फॉर खेलने के लिए। इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने 6 शर्ट्स जीती हैं। अब इन काइंड होती है तो उसकी वैल्यू कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं एफएमवी पे। बट अगर उस गेमिंग कंपनी ने वो जो चीज जो आपको काइंड में दे रही है वो परचेज की है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। मैन्युफैक्चर की है तो वो प्राइस हो जाता है जिसपे वो आगे पब्लिक को बेचती है ना। हमारे केस में मैन्युफैक्चर है, तो 10,000 में बेच रहे हो, 10,000 का प्राइस हो जाएगा। 6 शर्ट है, मतलब मिस्टर देसाई ने 60,000 रुपीज का विनिंग जीत लिया। अब कॉस्ट कितनी इंकर की, इन्होंने 50,000 रुपए का इंकर किया है, पर वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो कॉस्ट नहीं है, वो जस्ट डिपॉजिट है, वो वापस मिल जाए, है ना। तो इनको इनकम कितनी हो गई इससे, कॉस्ट को इंकर की ही नहीं, तो पूरी 7,500 रुपए इनकम हो गई। ठीक है, ये पीजीपी की इनकम आ गई थी मेरी 8,60,000 रुपए, ये मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 60,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन 23 मई 2023 he gifted listed equity shares in an Indian company to his son's daughter। अच्छा, तो इस साल इन्होंने एसएससी ने
शेयर इंडियन कंपनी के शेयर जो है गिफ्ट की हैं टू सन्स डॉटर मतलब पोती को, मिस शनाया। दिस शेयर वर परचेज बाय हिम ऑन 1/4/2020 फॉर ₹65,000। तो एसएससी ने ये 65,000 रुपए के शेयर खरीदे थे। द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज 1 लाख। जब ट्रांसफर किए 23 मई को, उनकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए थी। बट एंड शनाया सोल्ड दिस शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ 50,000 ऑन 31 मार्च। और जो पोती है शनाया, उसने शेयर बेच दिए 50,000 रुपए में 31 मार्च को। ठीक है, तो बच्चों इसकी इंप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो क्लबिंग गिफ्ट किया शेयर टू ग्रैंड डॉटर, है ना, सन्स डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट किया है। ग्रैंड डॉटर के केस में क्लबिंग नहीं होती है। अगर ये डॉटर माइनर होगी तो जो भी इनकम होगी वो इसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी मदर फादर की। बट ग्रैंड फादर के हाथ में अपना इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, अगेन शेयर गिफ्ट किए तो कैपिटल गेन भी नहीं आता, गिफ्ट सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है। शनाया के हाथ में भी अदर सोर्स में गिफ्ट टैक्स नहीं होगा बिकॉज गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव है। ठीक है, जो बेचेगी, जो इनकम में लॉस आएगा वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो इस पॉइंट का मेरे एसएससी के लिए कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है गिफ्ट का। He had taken a loan of 25 lakh for the purchase of electric vehicle for his personal purpose on 1/4/2022। ठीक है जी, उन्होंने 25 लाख का लोन लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, आपको याद आ गया, ATEEB में डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट की। ही पेड ₹5 लाख एज इंटरेस्ट ऑन सच लोन। तो उसने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे भी किया, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ही ऑप्ट टू गवर्न बाय डिफॉल्ट प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन। बट वो डिफॉल्ट प्रोविजन में है। डिफॉल्ट प्रोविजन का है इसका मतलब उसको चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो ये डिडक्शन भी उसको नहीं मिलेगी। इसका मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, अनौ क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा सिंपल से हैं। 2 पीजीपी का था, एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी था, एक क्लबिंग है उसका कुछ नहीं करना, एक ATEEB की डिडक्शन है उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सब कुछ डिडक्शन मतलब क्लबिंग का ना ओल्ड रिजीम में कुछ होता ना न्यू रिजीम में कुछ होगा, और ATEEB डिडक्शन का ओल्ड रिजीम में मिलती, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी, मतलब डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलेगी। व्हाट शैल बी टोटल इनकम मिस्टर देसाई फॉर AY 24-25। तो टोटल इनकम निकालनी है, ये हमने निकाल रखी है सर। 8,60,000 पीजीपी की इनकम है और 60,000 रुपए अदर सोर्स की इनकम है, तो 9,20,000 की टोटल इनकम है। 9,20,000, आंसर इज सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर चैप्टर 6A। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है, होना 1 मार्क्स का चाहिए था, बट क्वेश्चन बन नहीं पा रहे होंगे इसलिए आई इसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स दे दिया। हमारे तो अच्छी बात ही है। ही शेल बी, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही मतलब देसाई, एसएससी शेल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 1,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। रिस्पेक्टिव टैक्स रिजीम नहीं है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। He shall not be eligible for deduction under chapter 6A irrespective of the tax regime opted by him। Again wrong। वो कह रहा है उसको कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A में नहीं मिलेगी, चाहे वो जो मर्जी टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ले। अगर वो ओल्ड ऑप्ट करेगा तो उसको ATEEB की डिडक्शन मिल जाती। He shall be eligible for deduction 1,50,000 in respect of interest on loan only if he opt out of default tax regime। बिल्कुल, तो अगर वो ही ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime, मतलब डिफॉल्ट टैक्स regime से बाहर जाता है, मतलब ओल्ड टैक्स regime में आ जाए, तो उसको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। He shall be eligible for deduction 50,000 in respect of interest on only if opt out। तो ये पूछे ATEEB में कितनी डिडक्शन मिलती है, 50,000 की या 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख की मिलती है, सी पार्ट ठीक है। डी पार्ट में कह रहा है कि उसको 50,000 की मिलती है, नो। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय game.com in respect of such winning। तो जो game.com था, ये जो ऑनलाइन विनिंग थी, इसमें वो कह रहा है कि जो game.com है वो कितना टीडीएस काटेगा। तो जो भी विनिंग होती है, नेट विनिंग होती है, उसका 30% का टीडीएस कटता है, विच कम्स टू 18,000, राइट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। game.com नीड्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अमाउंट टू ₹18,000। परफेक्ट आंसर ए में। game.com नीड्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अमाउंट टू 5,400, रॉन्ग है, बाकी सब रॉन्ग है। सीधा 18,000 का टीडीएस कटेगा, 30%। चलो बच्चों, 2 केस स्टडीज कर ली, सिंपल सिंपल सी हमने, है ना। 6 क्वेश्चन हो गए, 12 मार्क्स अपनी जेब में। 7th क्वेश्चन, अगेन टोटल इनकम पूछ रहा है, व्हाट विल बी हिज टोटल इनकम। देखो मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट ढूंढ रहा होता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या फैक्ट्स है। मिस्टर सुंदरम ओन्स 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगेन हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
इन चेन्नई, तो इनकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है चेन्नई में, one of which is used by him and his family for residential purpose. Both the houses are exactly identical and their expected rent or municipal value sector also the same. तो इनके 2 हाउस हैं जिसमें से एक तो वो रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक उन्होंने लेट आउट कर रखा होगा, पर इन दोनों हाउस का जो फेयर रेंट है या म्युनिसिपल वैल्यू है वो कह रहा है बिल्कुल सेम है। ठीक है, ही लेट आउट द अदर हाउस बिल्कुल जी फॉर रेंट ऑफ 1,15,000 पर मंथ। तो इस पे जो रेंट आ रहा है वो 1,15,000 पर मंथ का आ रहा है। He took 2 similar loans for the purchase of these 2 house on 1/4/2022. तो 1/4/2022 में ये पिछले साल उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो खरीदी थी लोन लेके, 2 लोन लिए थे सिमिलर। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस हाउस इज ₹30 लाख। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 30 लाख की। देखते हैं इसका क्या यूज है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही पेड ₹4 लाख एज इंटरेस्ट फॉर ईच ऑफ द हाउसेज। तो जो लोन ले रखा था उसके ऊपर हर साल, मतलब इस साल उन्होंने 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया फॉर ईच। इसके लिए भी 4 लाख रुपए दिया है, इसके लिए भी 4 लाख का दिया है। He does not have any other income or investment during the year. और कोई इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं है। He did not, एक ही इनकम है जो रेंट की इनकम आ रही है। He did not file his return of income within the due date under section 139. तो उसमें ड्यू डेट 131 की जो ड्यू डेट है उसमें, उसके अंदर इसने रिटर्न भी फाइल नहीं की। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? अगर ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की तो he will be forced to take the new scheme, the default scheme. बिकॉज अगर ओल्ड स्कीम में जाना होता है तो ड्यू डेट तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। ऑप्शन एक्सरसाइज कैसे होता है? बाय फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो उन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल नहीं की तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। तो नाउ ही वेदर ही वांट्स और डजंट वांट, वो चाहे चाहे ना चाहे, ही हैज टू गो विद द न्यू स्कीम। ठीक है, तो न्यू स्कीम में जाएगा तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है इस पर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे हमने डिस्कस किया। न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड डिडक्शन नहीं मिलती। क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें डिफॉल्ट में निकालना है टोटल इनकम कितनी है। तो 1,15,000 है। म्युनिसिपल वैल्यू एक्सपेक्टेड वगैरह कुछ दे नहीं रखा, बस ये कह रखा है आइडेंटिकल है बट बता नहीं रखा, तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो 1,15,000 इंटू 12, एक्चुअल रेंट आ गया बच्चों 13,80,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 30% की, विच कम्स टू 4,14,000, और 4 लाख का इसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, है ना। 4 लाख, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 5,66,000, और सेल्फ ऑक्यूपाइड की कोई इनकम आएगी नहीं, तो यही आपकी टोटल इनकम हो गई 5,66,000। सिंपल था। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन देते तो 3,66,000 की इनकम आती है, विच इज द रॉन्ग आंसर। दो इट्स एन ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, during the year 23-24 Mrs. Kalia aged 65 years received rupees 10,50,000 family pension। अच्छा, तो फैमिली पेंशन मिली है इनको। She had to spend 26,000 to get such income towards documentation processing charges. She does not have any other income। ठीक है जी। Assuming she opts for default tax regime। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, सबके सब डिफॉल्ट टैक्स regime के क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट। What shall be a total income chargeable tax, क्योंकि टोटल इनकम निकालनी है। अगेन अमेंडमेंट है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फैमिली पेंशन के अगेंस्ट जो डिडक्शन मिलती है 30% 15,000 विच इज लेस, वो पहले नहीं मिलती थी, बट आपके अटेम्प्ट के लिए 2023 में वो अमेंडमेंट आ गया था कि वो मिलेगा। तो 10,50,000 की इसकी फैमिली पेंशन है, इसका 30% और 15,000, ऑब्वियसली 15,000 लेस आएगा, तो 15,000 की वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो इनकम हो गई 10,35,000। उसके बाद ये कह रहे हैं she had to spend 26,000 to get such income to a documentation procedure। तो 10,50,000 कमाने के 26,000 वो खर्च करने पर। मतलब क्वेश्चन इज, जो वो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो फैमिली पेंशन है उसमें 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, उसके अलावा जो खर्चा हो उसकी डिडक्शन मिलती है या नहीं। अगर आपको आंसर नहीं पता इसका, जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि आप वो डिडक्शन दे ही नहीं सकते। 10,35 तो है ही, अगर 10,35 में से 26,000 लेस करोगे तो 10,09,000 आ जाएगा, विच इज नॉट इवन एन ऑप्शन, है ना। तो गिवन है, वो खुद ही बता रहे हैं कि इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है विच इज 30% और 15,000 विच इज लेस, तो हमारे केस में 15,000। तो इनकम कितनी हो गई? 10,35,000। ठीक है जी। जो बाकी केस सिनेरियोज हैं बच्चों आगे के, वो जीएसटी से रिलेटेड है। हमने इनकम टैक्स डिस्कस करना था तो वी गॉट इट।
तो बड़ा सिंपल सा पेपर था, इतना कोई मुश्किल नहीं था एमसीक्यू। तो डिस्क्रिप्टिव देखेंगे अभी। एमसीक्यू वाज क्वाइट सिंपल। अपना आपने बस एक चीज नोटिस किया होगा, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में से है और आपकी 1 या 2 अमेंडमेंट भी इन्होंने कवर की है। ठीक है जी। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू।